कैमरे को जूम कर थोड़ा सा। We are live. नमस्कार सभी वीएलई भाई बहनों को। आज जो हमारी सीरीज है डीजीपे पे चर्चा, जो हम पहले करते हैं, बीच में कुछ टाइम गैप हो गया, आज हमने फिर से वो चर्चा रिज्यूम करी आपके साथ। तो आप सबका डीजीपे पे चर्चा में स्वागत है। हम लोग आज डीजीपे के कुछ नए इनिशिएटिव्स, डीजीपे में क्या चैलेंजेस थे, अभी कैसे हमने उसको रिजॉल्व किया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रेजेंटेशन है जिसको शेयर करेंगे, और आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब लोग उसको ध्यान से देखें, और आपके जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, फीडबैक्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हमारी टीम आपके जितने भी फीडबैक कमेंट्स हैं उसको नोट करेगी, साथ ही साथ उस पर रिस्पॉन्ड भी करेगी। शेयर करते हैं। In the series of DGPay Charcha, this is fourth such Charcha, and we welcome you all. First of all, we would request, like I told you, we would request your valuable feedback so that we can also try to respond, clarify on your doubts, and work on betterment of our application of DGPay. So डीजीपे में जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 सर्विसेज हैं। कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, माइक्रो एटीएम है, वॉलेट टॉपअप जो डिजिटल सेवा पोर्टल का डीजीपे के बैलेंस के थ्रू कर सकते हैं, और अभी सस्पेंडेड है फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज कुछ नई गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमें अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी डीजीपे जो मेन पोर्टल है उस पे डीएमटी बंद है, पर डीजीपे जो लाइट एप्लीकेशन हमारा, उसमें डीएमटी स्टार्ट हो चुका है। उस पे अगर किसी को डीएमटी करना है तो डीजीपे लाइट ऐप इंस्टॉल करके अपने को रजिस्टर करके डीएमटी की सर्विसेज वहां से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डीजीपे में एईपीएस की सर्विसेज हैं, आप सबको पता है, उसमें चल रही हैं। उसके अलावा आप डीजीपे में माइक्रो एटीएम की सर्विस भी है। माइक्रो एटीएम जो है, ये पोर्टल जो हमारा चेसी का है, eSeva.chesicloud.in, चेसी बाजार में जाके वहां से आप ये माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं 2100 रुपीज में, और आपको हम लोग जो हमारी कोशिश रहती है 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाए। लॉजिस्टिकल इश्यूज उन सब की वजह से कभी हो सकता है ये थोड़ा डिले हो जाता है, जहां तक हमको फीडबैक मिला है। वी आर वर्किंग विद आवर पार्टनर्स, लॉजिस्टिकल पार्टनर्स, कि इसको और कैसे एफिशिएंट बना सकें। तो हमारा अभी काफी उसमें इम्प्रूवमेंट है, और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अब भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना माइक्रो एटीएम मिल जाए। माइक्रो एटीएम में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ऑर्डर का आपको प्रोसेस बताया हमने। एक्टिवेशन के लिए माइक्रो एटीएम सर्विस 2 ऐप है जो डीजीपे में आप काम करते हैं, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके मोबाइल फोन में, और आपका जो पिन पैड है, जो पिन पैड मतलब कि आपका जो माइक्रो एटीएम है, वो आपको अपने डिवाइस के साथ पेयर करना होता है ब्लूटूथ के थ्रू। ट्रांजैक्शंस अभी इसमें 2 तरीके की होती हैं, बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल। तो अगर कार्ड के थ्रू अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है अपने अकाउंट की, तो वो माइक्रो एटीएम अपने कार्ड के थ्रू माइक्रो एटीएम में आके कर सकता है डीजीपे पर। और कैश विड्रॉल सर्विस, जैसा कि हमारे अभी करीब 42,000 वीएलईज हैं जो ये सर्विस अभी दे रहे हैं। तो हमें ये ईयर एंड तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 80,000 वीएलईज तक ये सुविधा पहुंचाएं। तो जो भी वीएलई इंटरेस्टेड है, हमें जाके आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं सीसी पोर्टल पर, और हम लोग आपको सारा सहयोग करेंगे कि आपका जल्द से जल्द वो माइक्रो एटीएम एक्टिवेट हो जाए। अब माइक्रो एटीएम में हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कार्ड पे, इसलिए हम लोग ध्यान से करें। कस्टमर्स को भी बताएं कि अपना जो बेसिक जानकारी, जो आरबीआई कहता है कि अब अपने पिन ना शेयर करें, किसी को पिन ना बताएं, अपना सीवीवी ना बताएं। तो ये चीजें हमें वीएलई को एजुकेट करना है, अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, और हमें भी ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ वायलेट ना करें। तो डूज क्या, जो हमें द बेस्ट प्रैक्टिस हमें करना चाहिए अपने सेंटर पे कार्ड ट्रांजैक्शन करते वक्त। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं
तो उसमें हम लोग उस ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट कस्टमर को दें। जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके। अभी हम लोग रजिस्टर दिखाएंगे एईपीएस का, उसी तरह थोड़ा बहुत चेंज करके माइक्रो एटीएम का भी रजिस्टर बना सकते हैं। अपने रजिस्टर में जब बीएलई ट्रांजैक्शन करता है तो एज अ एक्नॉलेजमेंट उसका अपने रजिस्टर पर सिग्नेचर भी लेके उसने कैश रिसीव कर लिया आपके साथ। जब माइक्रो एटीएम ऑर्डर करते हैं तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपना सही नाम और पता और सही पिन कोड डालें। क्या होता है, बहुत सारे जो बीएलई हमारे ऑर्डर करते हैं, पिन कोड गलत होने की वजह से, नंबर गलत होने की वजह से, या पता सही नहीं होता, उस वजह से माइक्रो एटीएम डिलीवर नहीं होता और हमारे पास रिटर्न आ जाता है। फिर हमारे पास क्वेरी आती है या फिर हम कॉल करके कंफर्म करते हैं तो उसमें 15-20 दिन आपके खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको ध्यान में रखें जब आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर रहे हैं, और ऐसा करने से आपको 1 हफ्ते के अंदर माइक्रो एटीएम आपका मिल जाएगा और आप काम शुरू कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम जो है, एक देखिए कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस है हमारे जो रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर में, उनका कुछ माइक्रो एटीएम का जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसमें अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ अगर हम डेलिकेटली नहीं हैंडल करते हैं, जो डिवाइस है मान लीजिए गिर गई कुछ या सर्टेन वाइब्रेशन लेवल होता है उसमें, तो माइक्रो एटीएम अपने आप को टेम्पर कर लेती है, मतलब उसको अपने आप को ब्लॉक कर लेती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसको हमें वापस आपसे मंगा के और बैंक को भेजना पड़ता है उसे दोबारा की इंजेक्शन या उसको रीसेट करने के लिए। तो कोशिश करेंगे इसको डेलिकेटली हैंडल करें। जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो ये कि ये बार बार खराब होता है। फिट टेम्पर्ड, ये जो टेम्पर्ड होती है डिवाइस, वो टेम्पर्ड तभी होती है जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है। अगर ये डीजीपे में मैप करके दी गई है और किसी बैंक के सिस्टम में आप करेंगे तो इसका मतलब आप जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसको ब्रीच कर रहे हैं, और इस वजह से आप वो मशीन अपने आप को टेम्पर्ड कर लेती है, अपने आप को ब्लॉक कर लेती है। उसी तरह आपने उसको सही से हैंडल नहीं किया, उसको गिरा दिया, तो तब भी अपने आप को टेम्पर कर लेती है, ताकि कोई डेटा लॉस या कुछ तरह का ऐसा ना हो। तो ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टेम्परिंग होती है। तो आप कभी भी इस तरह की एक्टिविटी ना करें जिससे मशीन आपकी खराब हो और आपका नुकसान हो। और एक जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कहनी थी, बहुत लोग ऐसा होता है कि अपनी आईडी से ऑर्डर ना करके अपने किसी फ्रेंड जो वीएलई है उनके थ्रू ऑर्डर करते हैं, या अपने किसी और घर में अगर किसी और के नाम से सीएससी है, या किसी भी तरीके से अगर दूसरे नाम से ऑर्डर करते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा, हमेशा जिस नाम और बीएलई आईडी से ऑर्डर होता है माइक्रो एटीएम, हम लोग उसी से मैपिंग करके भेजते हैं। तो ये डिलीवर होने के बाद फिर यूज नहीं कर पाते हैं आप, और हम आपकी कंप्लेन आती है कि हमने तो किसी और के आईडी से ऑर्डर किया था। तो प्लीज ऐसा ना करें ताकि आपको परेशानी ना हो। अब क्या हमें अवॉइड करना चाहिए माइक्रो एटीएम के इसमें, तो जैसा अभी मैंने बताया, अपनी सीएससी आईडी से ही ऑर्डर करें। अपना कार्ड नंबर जब भी है कस्टमर का, ना उसको स्टोर करें, ना सेव करें, ना उसका कार्ड नंबर कहीं नोट करें, ना उसकी इमेज कैप्चर करें। कस्टमर से आप पिन ना पूछें। कस्टमर से आप जो माइक्रो एटीएम मशीन है आप कस्टमर को दे दें ताकि वही पिन डाले, आप उससे पूछ के पिन ना डालें। ये पिन बहुत सेंसिटिव होता है, कभी कुछ फ्रॉड होता है तो आप पे ब्लेम आ सकता है। कोई भी वेली भाई बहन इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिससे उनकी इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन करे। अगर आपको ट्रांजैक्शन ब्लैंक मिलता है एटीएम में, तो उसके लिए 24 घंटे का इंतजार करें, क्योंकि स्टेटस अपडेट होता है बैकएंड पे। स्टेटस 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो उस केस में 24 घंटे बाद ही कोई चार्जबैक या आर्बिट्रेशन या कोई डिस्प्यूट रेज करें। जब जब आप अपने माइक्रो एटीएम डिवाइस पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करें जिससे वो डिवाइस को कॉपी करे, हैक करे, या उसमें किसी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच करे। तो इसका जरूर ध्यान रखें। अपना जो डिवाइस है किसी और को यूज करने के लिए ना दें, क्योंकि आपके डिवाइस की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई ऐसी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होती है तो क्योंकि डिवाइस आपकी थी, तो आपसे ही जो एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है वो रिकवरी होगी और आप ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इसलिए
इसका प्रिकॉशन बरतते हुए आप किसी को अपना डिवाइस शेयर न करें, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी ऑपरेटर को यूज करने के लिए। नेक्स्ट। अब आते हैं AEPS कैश डिपॉजिट। अभी AEPS कैश डिपॉजिट की बात करते हैं। AEPS कैश डिपॉजिट जैसा कि आप सबको पता है कि डिजीपे में लाइव हो गया है। डिजीपे लाइट में अभी हम लोग टेस्टिंग फेज में, उसको भी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक 24 बैंक जो लाइव गए हैं उनमें से उनकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, बट बैंक्स जैसा कि आपको पता है और आप लोग हमें बताते रहते हैं कि बहुत सारे बैंक्स की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो उस केस में आप उसमें फोर्सफुली ट्रांजैक्शन ट्राई ना करें। अगर आता है कि सर्वर नहीं अप है बैंक का या ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उस बैंक ने अभी टेम्पररी वो अपना डिपॉजिट सर्विसेज बंद कर रखा है अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर्स। तो इसलिए उसकी ना करें। जो बैंक्स का डिपॉजिट हो रहा है उन्हीं का करें। अगर उसमें कोई तकलीफ आती है तो कस्टमर को रिसीव जरूर दें, ताकि अगर उसको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है तो अपने ब्रांच में जाके वो बता सके कि उसको क्रेडिट नहीं मिला है। तो और जहां हमारा टिकट सिस्टम है आपको पता है, सीसी का टोल फ्री नंबर आपको पता है हमारा, उस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बैंक ब्रांच में या बैंक कस्टमर केयर पे। तो हम लोग फिर थ्रू जो चैनल है बैंक में डिस्प्यूट रेज करने का, उसको हम लोग रेज करके कोशिश करेंगे कि आपका इश्यू रिजॉल्व करेगा। जहां तक आपको पता है कि जो कैश डिपॉजिट सर्विस है इसमें कोई चार्ज नहीं लेना होता, जैसा कि डीएमटी में 1% चार्ज लेना होता है, कैश डिपॉजिट सर्विस फ्री है। इसमें कस्टमर का बैंक आपको पेमेंट करता है, जिसके लिए हम आपको आगे उसका एक इंटरचेंज फी का कुछ परसेंटेज शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप कस्टमर से कोई चार्ज ना करें, ये कस्टमर को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। डिपॉजिट ट्रांजैक्शन होने के बाद हमेशा कस्टमर को कैश डिपॉजिट की स्लिप जरूर दें, और कस्टमर से कैश तभी लें जब आपको सक्सेस मैसेज स्क्रीन पे आ गया है। आपको ये भी पता होगा, जो हमने पिछली बार बताया था, डिजिटल सेवा पोर्टल जो वॉलेट है, जो डीएसपी का वॉलेट है, आप डिजीपे से रिचार्ज कर सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस सर्विस को यूज करते हो, डिजीपे पे जो लोग भी काम करते हैं अपने क्रेडिट बैलेंस को यूज करके डिजिटल सेवा पोर्टल का जो आपका वॉलेट है उसको टॉपअप कर सकते हैं रियल टाइम में, और आप जो चार्जेस, जो गेटवे चार्जेस हैं उससे बच सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। और इसमें जो फेल्योर है, इसमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज बहुत कम है, इसलिए ये जो अगर फेल्योर आपको मतलब टाइम बिंग मिलता भी है तो इवनिंग में जब रिकंसिलिएशन होता है तो हम लोग उसको, अगर सक्सेस हो चुका है, हमारे पास आपका बैलेंस कट चुका है, तो उसको बैकएंड से हम लोग अपडेट कर देते हैं और आपका टॉपअप सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट। बैक तो आपको वॉलेट टॉपअप के कुछ बेनिफिट्स बताएं। जैसा कि आपको पता है अभी जो नया इनकम टैक्स गाइडलाइन आया है गवर्नमेंट का, तो 20 लाख अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपने देखा होगा, अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है किसी वीएलई ने पिछले 3 साल का, तो 20 लाख से ज्यादा अगर कैश विड्रॉल करता है बैंक से, जैसा कि आप जानते हैं आप कैश देते हैं, आपके डिजीपे लेजर में आपका बैलेंस अपडेट होता है, फिर आपके पे आउट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आता है और आप जाके अपने बैंक से कैश लेके आते हैं। अगर हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है इंडसइंड बैंक, अगर वो नहीं है उसकी ब्रांच, तो आप किसी न किसी और बैंक से आपका अरेंजमेंट है जहाँ पे आप कैश निकाल के ले आते हैं। तो आपको, जैसा कि सभी को एक इनकन्वीनियंस फेस हो रही है आजकल, 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं 2%, और 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो 5% लगते हैं। और अगर किसी ने आईटीआर फाइल किया है 3 साल का, तो 1 करोड़ के ऊपर जाके 2% टीडीएस चार्ज होता है। तो आप उसको ईयर एंड पे अपना आईटीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग वो 2% आपका स्टक हो जाता है सिस्टम में। तो इसके लिए कैश मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने ये सुविधा डीजीपे में दी थी कि बहुत सारे वीएलई जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कलेक्शन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसमें बिल कलेक्शन होता है, बहुत सारी सीसी की सर्विसेज जिसको आपको कैश में पेमेंट आता है, तो उस कैश को आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिसबर्समेंट में। तो डिसबर्समेंट करते हैं तो आपका जो कैश आया, मान ली बिजली का बिल कलेक्ट किया तो 1% से 3% तक हमें चार्जेस मिलते हैं, बीपीएस से किया तो कुछ एक फिक्स चार्जेस हैं बिल कलेक्शन के, तो वो आपको उस पर तो इनकम हुई,
आपने जो कैश को डिसबर्स किया उसी कैश को, इसको पता है आप बैंक में टेलर देखते हो जहाँ पे कैश कैश का जो काउंटर होता है वो जो कैश आता है उसी कैश को बांटते हैं, उसी तरह आप भी अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कैश को। आपका कैश आया किसी सर्विस को देने के बाद, उसी कैश को आप डिसबर्स कर सकते हैं, किसी कोई कस्टमर को जो विड्रॉ करने है उसको दे सकते हैं। तो इससे आपका कैश मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, आपको बार बार ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, और जो आप ब्रांच से कैश लेके आते हैं उससे जो चार्जेस लगते हैं, जो इनकन्वीनियंस होती है, आपको वहां जाना पड़ता है, उस वो कॉस्ट जो है आपकी सेविंग होती है। और आपके जो बैंक ब्रांचेस में क्यू होता है, भीड़ होती है कैश निकालने के लिए, आप उससे भी बच सकते हैं। अब एक डिजीपे लाइट आपने देखा होगा, हमने काफी जगह हमारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, स्टेट हमारे स्पोक्स, हमारी टीम आपको कहती होगी कि डिजीपे लाइट पे भी आप लोग आ जाएं। तो उसके लिए हमने जो डिजीपे लाइट एक ऐप बनाया था, एक फॉल बैक ऐप हमारा, कि अगर डिजीपे में कभी प्रॉब्लम आती है तो डिजीपे लाइट पे आप आके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या डिजीपे लाइट कभी डाउन तो डिजीपे पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब सभी वीएलई से रिक्वेस्ट है कि दोनों ऐप अपने सिस्टम अपने उसमें इंस्टॉल कर लें, और कभी किसी भी ऐप में तकलीफ है तो दूसरे ऐप से आप काम कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने डिजीपे लाइट ऐप की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, आपका जो हम 80% कमीशन शेयर करते हैं डिजीपे में या डिजीपे लाइट में, हम 10% एक्स्ट्रा पे कर देंगे। अभी जो रिपब्लिक डे बोनांजा चल रहा है, 21 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, 26 जनवरी तक चलेगा। तो 26 जनवरी के बाद जितने भी एरियज ने ट्रांजैक्शन किया है डिजीपे लाइट ऐप पे, आपका तो जो डेली कमीशन वो तो रेगुलरली जा रहा है, जो 10% कमीशन है आपको कैलकुलेट करके एक साथ पेमेंट कर देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्कीम निकाली हमने, इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें डिजीपे लाइट पे, अपने आप को रजिस्टर करके एक्टिवेट करें, ट्रांजैक्शन करें, और जो ये एडिशनल इनकम का अभी जो स्कीम चल रहा है उसका फायदा उठाएं। अब डीजीपे लाइट के बारे में बताते हैं कि डीजीपे लाइट ऐप क्या है और किस तरह काम करता है। तो डीजीपे लाइट ऐप जो है, ऑनबोर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जैसा कि आप डीजीपे में अपने आप को इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करते हैं और आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं वहां से वो अपने आप फेच करके हो जाता है। पर डीजीपे लाइट थोड़ा डिफरेंट है। डीजीपे लाइट में आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का कोई इंफॉर्मेशन हम फेच नहीं करते, आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद डालनी पड़ती है। रियल टाइम पे हम वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं एज पर गाइडलाइन, बीसी ऑनबोर्डिंग गाइडलाइन, वो वेरीफाई करके हम लोग आपको बैकएंड से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो सर्विसेज डीजीपे लाइट में उसके बारे में बता दें, आधार, एईपीएस की सारी सर्विसेज एक्सेप्ट डिपॉजिट है। डिपॉजिट भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द ही उसमें डिपॉजिट की सर्विस भी एक्टिवेट हो जाएगी। आधार टू आधार ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा और आधार पे स्टार्ट हो जाएगा। डीएमटी है, डीएमटी काफी अच्छा फीडबैक हमें वीएलईज से मिला, जिन वीएलईज ने यूज किया है, और जो एक्सपीरियंस है वो काफी इनकरेजिंग है जो वीएलईज का जो हमें मिल रहा है। तो आप सभी लोग डीएमटी को यूज करें। इससे जो भी मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो जितनी सर्विसेज आप डिजीपे करेंगे उसमें आपका कैश मैनेजमेंट ठीक होगा और इसमें आपको फायदा होगा। डिजीपे का आपको पता है, डीएमटी का उसका आपको कमीशन भी ज्यादा मिलता है, तो उससे आपकी इनकम भी बढ़ती है। माइक्रो एटीएम सर्विस भी डिजीपे लाइट पे है। इसका भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला हमें वेली से, कि जिन्होंने माइक्रो एटीएम डीजीपे लाइट पे किया है उनका काफी स्मूथ चल रहा है। तो आप भी जिन्होंने माइक्रो एटीएम लिया है, डीजीपे पे एक्टिवेट कर लिया है, डीजीपे लाइट पे भी एक्टिवेट कर लें। अगर डीजीपे में कोई परेशानी आए तो डीजीपे लाइट में कर लें, डीजीपे लाइट में अगर कोई परेशानी आती है तो डीजीपे में कर लें, काम आप उससे कर सकते हैं। सो ये जो सुविधा है ये भी अपने दोनों ऐप पे स्टार्ट कर लीजिए। डीजीपे लाइट पे उन्हीं माइक्रो एटीएम को हम अलाउ करेंगे जो डीजीपे पे पहले एक्टिवेट हो चुके हैं, तो इसका प्लीज ध्यान रखेंगे। मिनी स्टेटमेंट सर्विस जो डीजीपे में है, डीजीपे लाइट में भी है, बैलेंस इंक्वायरी है, और यूपीआई भी हमने स्टार्ट कर दिया है डीजीपे लाइट पे। आप यूपीआई के थ्रू अपने सर्विसेज जो आप डिलीवर करते हैं कस्टमर को, प्रोडक्ट भी डिलीवर करते हैं, आप अगर कोई यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहता है तो डीजीपे लाइट ऐप में वो भी सुविधा है, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो नई सर्विसेज आने वाली हैं डीजीपे लाइट में है वो आधार पे और कैश डिपॉजिट। तो ये हम लोग कोशिश करें 31 मार्च तक इसको स्टार्ट कर लें। डीजीपे लाइट में जैसा कि आप डीजीपे में जब आप ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है।
डिजी पे लाइट में हमने कुछ ऐसा प्रोविजन किया कि डुअल ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो गाइडलाइन है, अगर आप लॉगिन आप पिन से कर सकते हैं ओटीपी से, और जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो गाइडलाइन है, जब आप एईपीएस करने जाते हैं तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके आप एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग कंप्लायंस भी कर दिया। पर अगर एईपीएस नहीं कर रहे हैं, आप डीएमटी और कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एईपीएस लाइट डीजीपी लाइट ऐप है, वो विंडोज और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है। विंडोज में वेब वर्जन है इसका जो काम करता है, और एंड्रॉइड पे इसका क्लाइंट ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। अभी हम लोग लिंक के थ्रू दे रहे हैं सभी वीएलईज को। डिजी पे लाइट ऐप से हमारी जो टीम की तरफ से एक मेल जा रहा है, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। एक ओटीपी लॉगिन के टाइम एक ओटीपी की जरूरत होती है, जो 24 घंटे के लिए वैलिड होती है अगर आप एक्टिव हैं तो। इसमें एक आईवीआर सपोर्ट सिस्टम है। आईवीआर मतलब कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो उस पर डायल करके आप अपनी जो परेशानी है उस ऑप्शन को चूज करके अपना सोल्यूशन अपना सोल्यूशन सपोर्ट जो हमारा सिस्टम वो करेगा। इसमें लाइव चैट फैसिलिटी भी है व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप व्हाट्सएप पे भी जाके, चैटबॉट है, चैटबॉट पे आप जाके अपने चैट कर सकते हैं सिस्टम से। आपका अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है तो उसका रेजोल्यूशन भी वहीं पे हो जाता है। आप इसमें डुअल वॉलेट है, आप दोनों वॉलेट से काम कर सकते हैं, डीएमटी वॉलेट और ट्रांजैक्शन वॉलेट। ट्रांजैक्शन वॉलेट में आपका जितना कार्ड और एईपीएस की ट्रांजैक्शन सेटल होती है, बट अगर कहीं भी किसी वॉलेट में फंड की जरूरत हो तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल अकाउंट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपका अकाउंट हो और सक्सेसफुली वैलिडेट हुआ हो। और इसमें जो कमीशन हम देते हैं क्रेडिट, वो रियल टाइम पे देते हैं। तो डिजी पे लाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे कलीग हैं विनय, वो आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बताएंगे, किस तरह डिजी पे लाइट ऐप पे ऑनबोर्ड होना है और कैसे काम करना है। ठीक है, यहाँ से नहीं आ पाएगा। डिजिटल लाइट ऑनबोर्डिंग हमने बहुत एक सिंपल प्रोसेस बनाया है कि इसमें हम जो डिटेल्स ले रहे हैं वीएलई से, तो जो बेसिक डिटेल्स लेते हैं हम उसका एक उसका यूजर नेम लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, ईमेल आईडी, शॉप का नाम और आपकी स्टेट। ये 4 डेटा आप अपने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट टीम में जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और जो आपके स्पोक है वहाँ पर डीजीपे के, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप डेटा उनको शेयर कर देंगे तो वो 2 या 3 दिन में आपकी एक यूजर क्रेडेंशियल आपका बन जाता है डीजीपे लाइट का, और वो आपके पास मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू आपके पास आ जाएगा आपका क्रेडेंशियल, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आपको लॉगिन डिटेल्स भी उसमें मेंशन होगी। अभी बहुत से लोग लॉगिन डिटेल्स मांग रहे हैं कि लॉगिन कैसे करना है डीजीपे लाइट के ऊपर। तो आपके पास जो मैसेज आया है डीजीपे लाइट टीम की तरफ से, आप उस मैसेज या ईमेल को देखेंगे तो उसमें लॉगिन डिटेल्स पहले से दी हुई है। आप वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे सीधा लॉगिन पोर्टल पे। ठीक है, जब आपके पास लॉगिन डिटेल्स आ जाएगी तो आप लॉगिन करने के लिए आप कैसे जाएंगे, तो ये इस तरह का आपका मोबाइल पे जब आप करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और फिर ओटीपी के लिए प्रोसीड करना है। एक एमपिन आपके मोबाइल पर जाएगा, आप उस एमपिन को डालेंगे। ठीक है, अब जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह की एक ऐप खुल जाएगी आपकी। उसमें आपको केवाईसी करना होगा। सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा। अभी बहुत से हमारे यूजर्स हैं जिन सबकी क्रेडेंशियल बन चुके हैं पर उन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करी है। और आपको बता दें, जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे आप कोई भी सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जिन लोगों की डिजिटल लाइट की आईडी बनी गई है वो सब लोग अपनी केवाईसी कीजिए, क्योंकि जिस समय हम आपको ऑनबोर्डिंग करते हैं आपसे हम कोई डिटेल नहीं लेते, हम सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स लेते हैं। तो केवाईसी के समय हम आपसे आपका आधार और आपके पैन की डिटेल लेते हैं, वो अपने यहाँ से वेरीफाई होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले केवाईसी के लिए जाना होगा। सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर आएगी, आप उसको वेरीफाई करेंगे।
मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद आप अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करेंगे। आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगी, आप उसको वेरीफाई करेंगे। इस तरह का एक वेलकम पेज आएगा। अब आपको पैन वेरिफिकेशन करना है। पैन वेरिफिकेशन के समय हमें अपना पैन का जो फ्रंट का पेज, जो फ्रंट साइड होती है, वो आपको लानी है, उस पे उसकी फोटो क्लिक करनी है। इसी तरह हम आधार का करेंगे, आधार का फ्रंट और आधार का बैक। एक चीज हमें ध्यान रखनी, जिस समय हम वेरिफिकेशन करते हैं, अपना केवाईसी करते हैं, तो जो हम एड्रेस अपने आधार में डालते हैं, वही एड्रेस से हमें अपनी एक जो शॉप की एक फोटो लगती है और एक अपनी सेल्फी हम खरीद लेते हैं इसमें, तो वो ध्यान रखना है कि वो उसी लोकेशन पे होनी चाहिए, वही जियो टैगिंग होनी चाहिए उसकी। क्योंकि होता क्या है कि आपने आधार लगाया है गाजियाबाद का और आप कर रहे हैं लखनऊ से, तो वो नहीं होगा। आपको केवाईसी उसी लोकेशन से करनी होगी जिस लोकेशन पे आपने आधार दिया हुआ है। तो एक लाइव फोटो लेंगे, फिर अपनी शॉप की एक फोटो डालेंगे। तो जिस तरह शॉप की फोटो डालेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है हम उसी लोकेशन से करें। दूसरा, बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि हम नहीं का फोटो नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि इस समय हम मोबाइल से केवाईसी करें। ध्यान रखें मोबाइल से ही करें, क्योंकि सिस्टम से करेंगे तो सिस्टम से आपको केवाईसी करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब फोटो जो आप शॉप की फोटो लेंगे तो सिस्टम आप नहीं भाड़े जा पाएंगे, लैपटॉप से भी करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम सभी अपने यूजर्स को भी यही बोलते हैं कि जिस समय केवाईसी करें तो केवाईसी एक बार मोबाइल से कर लें, क्योंकि आपको दुकान की फोटो खींचने में आसानी होगी और अपनी सेल्फी लेने में भी आसानी होगी। कुछ बेसिक डिटेल्स होती है इसमें जो आप डाल देंगे, और उसके बाद जब आपकी केवाईसी हो जाएगी तो हमारी बैक एंड से टीम उसको वेरिफिकेशन कर देती है। तो अभी बहुत से यूजर्स आ रहे हैं कि हमारी केवाईसी पेंडिंग है। हमारी टीम केवाईसी कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं लोग, तो इसलिए उसको हम थोड़ा समय लगता है उसको करने में। तो थोड़ा आप वेट कीजिए, 2 दिन में 3 दिन में केवाईसी सबकी हो जाती है। तो इस तरीका का पोर्टल आपका खुल जाता है जब आप केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी इसमें सर्विसेज आप देखेंगे तो सर्विसेज के अंदर एईपीएस, माइक्रो एटीएम, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, ये सब सर्विसेज आपकी आ जाएंगी। तो बीएमटी के बारे में हम थोड़ा बता दें, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हम इसमें कैसे करते हैं। तो इस तरह का एक आपका पेज खुल के आएगा, तो आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमको जैसे हमें मनी ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले हमें उसमें अपना सेंडर की डिटेल डालनी होगी, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल नाम डालेंगे। आपने रजिस्टर किया तो सबसे पहले आपको रेमिटर को रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब जो पैसा डालने के लिए आया है आपने उनका नाम डाला, उनको रजिस्टर किया उनके मोबाइल से। उसके बाद आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे जिसको हम पैसा भेज रहे हैं। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हम उसका बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे, उसका आईएफएससी कोड, उसकी बैंक की डिटेल्स डालेंगे। ये सब डिटेल डालने के बाद इसमें एक ऑप्शन होता है, आपको बेनिफिशियरी अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये बेनिफिशियरी जो मैंने डाला है वो मोबाइल नंबर, वो उसकी बैंक डिटेल सही है या गलत है, तो इसमें बेनिफिशियरी चेक करने का भी ऑप्शन होता है, वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई करने में आपके 2 रुपये करीब कटते हैं, 2.5 रुपये कटते हैं। तो इस समय आप वेरीफाई करना, अगर आप पूछ लेंगे उससे कस्टमर से कि आप वेरीफाई करना या नहीं करवाना चाहते हैं, तो सेफर ऑप्शन के लिए आप पहले उसको वेरीफाई कर दीजिए, उसमें 1-2 रुपये ही कटता है। तो वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ यही बैंक डिटेल्स है जो उन्होंने डाली है। बैक करो, एक बार बैक करो। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिस समय आप हम पैसा भेजते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में, तो हम 75,000 तक, अप टू 75,000 तक रुपीज एक मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं एक मंथ में। और इसमें हम हमारे पास ऑप्शन है कि आईएमपीएस के थ्रू भेज रहे हैं या एनईएफटी के थ्रू भेज रहे हैं। तो जिस तरह इसमें लिमिट आ रही है, अवेलेबल लिमिट, मतलब अभी 50,000 रुपये तक वो भेज सकते हैं, मतलब वो 25,000 की लिमिट अपनी कंज्यूम कर चुके हैं। तो उस तरह की उसकी लिमिट भी उसके अंदर उसकी दिखती रहती है, कितनी लिमिट है कितनी लिमिट नहीं है। बेनिफिशियरी डिटेल आपने डाली, कंफर्मेशन के लिए आपके पास आएगा, कंफर्म की करेंगे आप, ये आपका सक्सेस का आ गया है मैसेज। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसके अंदर। अभी तक हमें एक लगभग 7-8 महीने हो गए करते करते, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया वैसे तो। हमारे पास जो चांसेस है डिक्लाइन के, जो केसेस है बहुत कम है, मिनिमम केसेस आते हैं डिक्लाइन के। डूज ऑन
डूज एंड डोंट के बारे में बात करें डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में, तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि इस समय हम बेनिफिशियरी डिटेल डाल रहे हैं वो करेक्ट डिटेल डालें। और सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया कि जब आप डिटेल डालें तो एक बार उसको वेरीफाई करवा लें। वेरीफाई में 2 या 3 रुपए लगते हैं, तो वो वन टाइम होता है। एक बार आपका बेनिफिशियरी आपने वेरीफाई कर लिया है तो वो हमेशा के लिए वेरीफाई रहेगा। जितनी बार भी कस्टमर आएगा और वो पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का नंबर डालेगा तो वो वेरीफाइड ही आएगा उसमें। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसा कि एईपीएस में भी पहले हम बताते हैं कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप उसका लॉग जरूर मेंटेन करें, उसकी डिटेल्स मेंटेन करें अपने यहाँ, कोई बेनिफिशियरी कहाँ पैसा गया उस अपने पास मेंटेन करें कि बाय चांस अगर ट्रांजेक्शन का रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आप वेट कीजिए। ठीक है, और ये सब कभी कभी क्या होता है बैंक से रेस्पॉन्स होने में टाइम लगता है, तो इसे थोड़ा वेट कीजिए, जब रेस्पॉन्स आ जाएगा तो वो आप पैसा ले सकते हैं उनसे। कभी भी किसी से ओवरचार्ज मत कीजिए, जो हमने 1% हम बोलते हैं 1% ही कस्टमर से लीजिए, कोई ओवरचार्ज नहीं कीजिए। और हमेशा ट्रांजेक्शन के बाद ट्रांजेक्शन रिसिप्ट दीजिए उनको, वही मैंने बताया 1% से ज़्यादा आप नहीं लेंगे। और अगर ट्रांजेक्शन फेल है तो आप डीएमटी के अगेंस्ट कोई कैश नहीं लेंगे कस्टमर। ठीक है, थैंक यू विनय। अच्छा, आप जी ये स्क्रीन पे दो पोस्टर दिख रहे होंगे आपको। एक तो ये कि अभी जो कुछ रीसेंट फ्रॉड्स हो रहे हैं एईपीएस में अक्रॉस द इंडस्ट्री, बहुत बहुत सारी जगह पे आ रहे हैं फ्रॉड। तो किसी तरह हमने देखा है कि हमारे वेलीज काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी किया, बाद में कुछ ऐसे कस्टमर जो डिलिबरेटली कंप्लेन करते हैं, जानबूझ के कंप्लेन करते हैं। उन्हें सिस्टम में उनको लगता है कंप्लेन किया और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने इंक्वायरी नहीं करी तो एक्सेप्ट हो जाता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई चल रही है, उनको हम पकड़ रहे हैं। बाकी बैंक्स भी हैं, रेगुलेटर भी है, वो देख रहा है कैसे कौन से ऐसे लोग हैं। पर इससे बचने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग बार-बार मैसेजिंग करी है। सभी डेली अपना जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करें। फॉर्मेट भी हमने शेयर किया था अपने स्टेट टीम के थ्रू, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजिंग भी करी थी। तो इसमें सभी लोग ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, अपना रजिस्टर मेंटेन करें, कस्टमर से सिग्नेचर लें और उनको बोलें कि ये फॉर्मेट है, उनको बोलें कि सारी डिटेल उसमें रखें और कुछ ऐसा जो डिस्प्यूट का केस आता है उसमें सिग्नेचर लें, उनका थंब लें, जो भी आपके पास है। और अगर कोई डिस्प्यूट आपके पास जाता है तो वो रिप्रेजेंट करें। उससे हम लोग आपका जो डिस्प्यूट आया है आपके नाम पे कि आपके हमारे बीसी ने या हमारे वीएलई ने कैश नहीं दिया ट्रांजैक्शन के बाद, हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ होगा और वो काफी हेल्पफुल हम हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए रहेगा। एक फॉर्मेट है। और जो जिन जिन कस्टमर की जो भी हमें एडवाइस मिली है एनपीसीआई साइड से कि कस्टमर की आईडी जरूर रखें, मास्क आईडी की कितने ट्रांजैक्शन किया उसकी डिटेल रखें, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट रेज करता है कोई कस्टमर तो हम उसको इजीली ट्रैक कर पाए, उनका डिटेल, उनका फोन नंबर भी चेक कर लें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जब एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो कस्टमर को कहें कि फिजिकल आधार लेके आए कस्टमर। आप फिजिकल आधार पे उनकी फोटो जरूर मैच कराएं कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए और ट्रांजैक्शन करें। अभी जो देखा गया है कि बहुत सारे लोग आते हैं, आधार नंबर बता देते हैं और ट्रांजैक्शन कर ले जाते हैं। वो फोर्ज्ड आधार है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुई इसी सिस्टम में, किसी गलत तरीके से किसी का आधार बना है और अब वो लोग जाके फ्रॉड कर रहे हैं। उसमें हमारे वेरीज का भी काफी नुकसान हुआ, उनके सेंटर पे आए, ट्रांजैक्शन किया उन्होंने और अपना कोई एक्चुअल आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिजिकल आईडी प्रूफ जरूर देखें कस्टमर का। अगर आधार से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप फिजिकल आधार बोलिए कि कस्टमर जरूर लेके आए, ताकि आप वेरीफाई कर लें कि सही कस्टमर है और जिस कस्टमर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो खुद वो कस्टमर आया हुआ है। दूसरा, जब फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ध्यान रखें कहीं फिंगरप्रिंट पे किसी ने कुछ अटैच तो नहीं कर रखा है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत तरीके से फ्रॉड होते हैं। आप काफी जो भी बहुत टाइम से काम करते हैं समझते होंगे। तो जरूर ध्यान रखें कि कोई भी कस्टमर ऐसा आता है उसकी फिंगर आप चेक कर लें, सैनिटाइज कर लें, साफ सुथरा अपनी मशीन है उसका हाथ साफ करा के तब ट्रांजैक्शन करें। और अपने आप को ऐसे फ्रॉडलेंट जो लोग हैं अभी मार्केट में, जो अभी क्योंकि उनकी वजह से बहुत फ्रॉड बढ़े सिस्टम में, उनसे आप बच सके। ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर आप देखिए, ट्रांजैक्शन डेट
RRN नंबर हर ट्रांजैक्शन का जो जनरेट रहा वो रखें, अमाउंट कितने का था, आप मास्क आधार रखें या एटीएम का मास्क वो रखें, लास्ट के 4 डिजिट मास्क करके रखें। कस्टमर का मोबाइल नंबर जरूर रख लें ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर को कांटेक्ट किया जा सके, और उसका नाम लिखवा के उसे सिग्नेचर जरूर करा लें कि उसको कैश मिल गया है। तो ये प्रैक्टिस सबको फॉलो करनी है। आगे से जो भी हमारे पास फ्रॉडलेंट कंप्लेंट्स आती हैं या चार्जबैक्स आते हैं, इसके लिए ये डिटेल हम आपसे जरूर मांगेंगे। तो इसके लिए हमेशा आप रखें, आप अपनी भी सहायता करेंगे, हमारी भी सहायता करेंगे डिस्प्यूट हैंडल करने में। सो ये सबसे सभी हमारे वीएलई भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दें अगर नहीं किया है तो। अब डूज एंड डोंट्स बहुत सारे बताए, ये आप सबको पता है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं, जैसा अभी बताया कि जब ट्रांजैक्शन करें अपनी डिवाइसेस साफ रखें, उसको सैनिटाइज करें। कोविड फिर से कहीं कहीं अभी आने लग गया है। आधार जो कस्टमर से है फिजिकल कॉपी देख के ट्रांजैक्शन करें। अगर कोई आधार नहीं दे तो वीआईडी उससे पूछें, पर उससे जरूर चेक करें कि उसका डिटेल उसके आधार पे उसका वीआईडी सब कुछ दिख रहा है। कस्टमर का नाम, कस्टमर का जो अकाउंट है उसके आधार से सीड होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन उसी से हो सकती है। अननेसेसरी अपना टाइम और अपना ट्रांजैक्शन बर्बाद ना करें। हमेशा कस्टमर को पता करें उनका कौन सा अकाउंट सीडेड है, किस बैंक में है, और तभी ट्रांजैक्शन करें। जब ट्रांजैक्शन करें तो ये इंश्योर करें कि आपके सिस्टम में आपका बायोमेट्रिक ढंग से लगा हुआ है, नहीं तो फेल्योर बढ़ता है तो आपके सिस्टम में भी वो इकट्ठा होता जाता है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको ढूंढनी है किसी वजह से तो आपको मिलती नहीं है, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं और हम लोग ढूंढ के आपको बताते हैं। तो उससे बचने के लिए ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप श्योर नहीं सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, ऐसी ट्रांजैक्शन ना करें। पहले इंश्योर कर लें कि कौन सा अकाउंट लिंक्ड है कस्टमर का आधार से, और तभी ट्रांजैक्शन करें। डिजिटल लाइट के that would be great. जब कैश डिस्पर्स कर देते हैं तो जैसा मैंने बताया उस जो फॉर्मेट दिखाया था उस फॉर्मेट में कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट जरूर कराएं कि हाँ उसने कैश ले लिया है आपसे। उसके लिए उनका सिग्नेचर, थंब कुछ भी है वो लेना है आपको। अगर कोई हमारे वीएलई अफोर्ड कर सकते हैं, अपने सेंटर पे बहुत सारे वीएलई कर भी रहे हैं, हमने देखा है। और बहुत सारे वीएलई अगर उनके ऊपर फ्रॉडलेंट केस का कस्टमर ने लगाया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो हमारे वीएलई ने वीडियो प्रूफ दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ कैमरा लगा रखा था उसका, और उसमें वो रिकॉर्ड होता था कि कस्टमर आके ट्रांजैक्शन करके गया है। तो अगर आप कर सकते हैं तो वो आप अपने सिस्टम, अपने सेंटर में वो कैमरे जरूर, सीसीटीवी कैमरे जरूर फिक्स कराएं। सिक्योर अपने आप को सिक्योर करने के लिए फिंगरप्रिंट फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, और ट्रांजैक्शन फेल्योर कम करने के लिए जो ऑथेंटिकेशन फेल्योर्स होते हैं उसके लिए डीजीपे में आप जैसा कि जानते हैं आइरिस काम करता है। आइरिस मशीन का यूज करें और उससे अपने आप को आइरिस स्कैनिंग से जो फिंगरप्रिंट फ्रॉड है उसको अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। अपने शॉप की ब्रांडिंग, देखिए क्या होता है कि लुक एंड फील जितना अच्छा होता है लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने शॉप को प्रॉपर डीजीपे बैनर ब्रांडिंग साफ सुथरा करके, हमने कुछ पहले शेयर किया था किस तरह करना चाहिए, उस तरह अपने सेंटर को लगे कि ये कुछ बैंकिंग आउटलेट है, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उस तरह का अपने शॉप को, अपने ऑफिस को, जहां भी आप काम करते हैं उस तरह का लुक एंड फील देने की कोशिश करें। क्या नहीं करना है, अवॉइड करना है, कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स बिना उसकी कंसेंट के स्टोर नहीं करें। जैसा कि रजिस्टर हमने बताया, रजिस्टर में जो लेना है वो तो लेना है, बट कभी भी उसका आधार अपने पास स्टोर करके ना रखें, या कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो नहीं होनी चाहिए उसको स्टोर ना करें अपने आप अपने पास में। जब आपको सक्सेस मैसेज मिले तभी आप कैश डिसबर्स करें। अगर ब्लैंक मैसेज फेलियर होता है तो आप ना करें। अगर किसी कारणवश अगर कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाता है तो उसको कहें कि अपनी ब्रांच में जाके अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप के साथ कंप्लेन करें। अगर आपको रिफंड नहीं आया है कैश में, आपके लेजर में, डीजीपे लेजर में, तो आप कस्टमर को रिफंड न करें, वो कस्टमर के अकाउंट में ही पैसे जाते हैं। अगर कस्टमर के बैंक का सर्वर डाउन है, उस केसेस में कभी होता है कि कस्टमर का जो अकाउंट डेबिट हो जाता है पर हमें सक्सेस नहीं मिलता और हम आपको सक्सेस नहीं दे पाते आपके सिस्टम से, तो उस केसेस में जो रिफंड होता है वो कस्टमर के अकाउंट में ही होता है। तो ये बात कस्टमर को समझा के रखें।
ये 3 दिन के अंदर हो जाता है, बट फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड आप 7 दिन का बता के चलें कि 7 दिन के अंदर वो रिफंड उनका बैंक खुद ही करेगा। ठीक है। अब हमें एनपीसीआई जैसा कि हमें बहुत सपोर्ट करता है, हमें एनकरेज करता है ट्रांजैक्शंस के लिए, और हमारी जो कुछ परेशानी होती है जो आप हमें बताते हैं, हम एनपीसीआई को करते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेके रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। एनपीसीआई ने एक नया ऐप डिजी साथी ऐप लॉन्च किया है, चैट बॉक्स भी है, उनका टोल फ्री नंबर भी है। डिजिटल पेमेंट में किसी कस्टमर को कोई तकलीफ होती है तो उस इन नंबर्स पे एनपीसीआई से चैट कर सकता है, टोल फ्री नंबर पे बात कर सकता है, उनका डिजी साथी ऐप डाउनलोड करके उसमें अपनी कंप्लेंट्स डाल सकता है, मुझसे जानकारी डिजिटल पेमेंट की ले सकता है। तो हम सभी वीएलई से एक रिक्वेस्ट है, ये हम अभी क्रिएटिव बना के देंगे, सभी वीएलई जो लोग डीजी पे करते हैं अपने सेंटर पे ये कहीं बैकग्राउंड में लगा दें, सो दैट आपके यहाँ जो लोग हैं वो अवेयर रहें डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, और किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से अपने को सेफ गार्ड कर सके, अपने को बचा सके, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीजें इस पे जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, ये उनका ऐप है डीजी पे, डीजी साथी ऐप, इसका आप उस पर चैट भी कर सकते हैं उनके साथ। तो ये डीजी साथी ऐप डाउनलोड करके इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। ये डीजी साथी हेल्पलाइन नंबर जैसा कि मैंने बताया 24/7 है, आपको डिजिटल पेमेंट जितनी भी होती है उसमें एपीएस भी आता है, अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ भी आप बात करके उनको बता सकते हैं कि क्या तकलीफ आती है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, बहुत सारे वीएलईज की स्टोरीज हम लोग पब्लिश करते रहते हैं अपने ट्विटर हैंडल्स के थ्रू, फेसबुक पे बहुत सारे हमारे स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं, बताते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे वीएलई कुछ कुछ ऐसा करते हैं, जैसे उनके सेंटर पे फुटबॉल बढ़े, उसके लिए और वो फाइनेंशियल सर्विसेज डीजीपे के थ्रू कर पाए, कैश मैनेजमेंट ठीक से कर पाए, इसके लिए आप हमारा ट्विटर हैंडल, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, उस पर आप देखेंगे हम लोग ऐसी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करते रहते हैं, तो उससे आपको भी क्लू मिलेगा और आप को अच्छे जो है उसको अपने यहाँ रेप्लिकेट कर पाएंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिस में ब्रांडिंग है, बहुत लोगों ने अच्छी ब्रांडिंग कर रखी, साफ सुथरा रख रखा अपने सेंटर को, एक बैंकिंग आउटलेट जैसा लुक दे रखा है, ताकि लोग वहां पे अपने आप को वो समझ पाए कि यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज दी है, एक स्टैंडर्ड जो बैंकिंग सर्विसेज देने का बैंक्स ने सेट रखा, प्राइवेट बैंक्स ने कर रखा है, वो मैच करते हैं, और एक अच्छा एम्बियंस मिलता है कस्टमर्स को अपना आप सर्विसेज अवेल करने के लिए। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज अगर आप अच्छी देते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, हमारे कुछ वीएलईज हैं जो बहुत अच्छा काम कर, उन्होंने काउंटर बना रखे हैं, बहुत सारे वीएलईज हैं जो कस्टमर्स का फोन नंबर उनके पास, कस्टमर्स पहले ही पूछ लेते हैं उनके पास कैश है क्या, कितने बजे आए, बता देते हैं इतने बजे आए, तो उनको अननेसेसरी हैसल नहीं होता, कस्टमर आता है आराम से बैठता है, ट्रांजैक्शन करता है। बहुत सारे वीएलईज ने पानी की गर्मियों में, जैसे राजस्थान में देखा, एमपी में या नॉर्दर्न पार्ट में गर्मियों में बहुत गर्मी होती तो प्याऊ की व्यवस्था कर रखी है। वीएलईज जिन्होंने कुछ अच्छी सर्विसेज देते हैं, ठंडियां हैं तो लोगों को चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है, आके थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल फील करें, अलाव जला रखा है गांव में, लोग आके बैठे बात करें। तो ये जो लोग आते हैं बैठते हैं आपकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, तो ये फाइनेंस डीजी पे ही नहीं, आपकी और भी बहुत सारी सर्विसेज है जिसके बारे में आप उनके चर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और जब उनको पता चलेगा तो आपको पास वो सर्विसेज के लिए आएंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज, जैसा कि मैं बताया, कैश मैनेजमेंट के लिए अगर आपका बैलेंस है तो आप जाके अकाउंट से जो आप डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज करते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं गेटवे के, अगर आप डिजी पे से करते हैं तो दैट इज टोटली फ्री, आपको कहीं जाना नहीं है, आपका बचत होती है गेटवे चार्जेस से, इंस्टेंट रिचार्ज होता है, फेल्योर बहुत कम है, तो इसको यूज करें। डिजी पे जो वॉलेट टॉप वाला सर्विस है, कैश जो आता है दूसरी सर्विसेज से, बहुत सारे वीएलई जो ऐसी सर्विसेज देते हैं जिससे उनको कैश इन्फो होता है, उस कैश को वो लोग डिसबर्स करते हैं, सो दैट कैश मैनेजमेंट उनका ठीक होता है, उनको बार बार ब्रांच में जाना पड़े, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया। जहां बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं जो लोकल ब्रांचेज में अपनी रिलेशनशिप है, हमसे सर्टिफिकेट लिया उन्होंने, वीएलई हैं जो दिया गया था, हमने उन वीएलई जगह जेन्युइनली काम करे तो उन वीएलई को सर्टिफिकेट भी दिया, वो ले जाके ब्रांच से उन्होंने एज अ बीसी एग्जामिशन लिया हुआ है, ब्रांचों ने बहुत जगह दिया हुआ है, तो उनको जो टीडीएस का इशू है वो अपने आप रिजॉल्व होगा।
तो ये जो प्रैक्टिसेस है जो हमें पता चलती फील्ड से हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं आपको क्या करना चाहिए, तो आप सभी फॉलो करें इसको। एक और चीज बताना था आपको, अभी कुछ क्वेरीज आ रही थी हमारे कमेंट सेक्शन में। तो रजिस्ट्रेशन कैसे है, अभी ओपन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप अपने डीएम्स को अपनी डिटेल दे दें कि आपको डीजीपी लाइट पर रजिस्टर करना है। वो लोग एक एक्सेल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में डिटेल भर के अपने स्टेट्स को दे देते हैं, वो लोग वेरीफाई करके हमें दे देते हैं और हम लोग आपका वाइट लिस्टिंग कर देते हैं। उसके बाद आपको लिंक जाता है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। एक आईवीआर नंबर भी डीजीपी लाइट का 8069649701 अभी स्क्रीन पे अगर शेयर कर सकते हैं तो वो कर देंगे। तो ये आईवीआर पे कॉल कर, अगर कोई तकलीफ होती है तो कॉल कर लें। केवाईसी जो होती है वो T+1 पे होती है। और ये जो यूपीआई हमने शुरू किया है, हमें पता चला है कुछ वीएलई डीएमटी ट्रांजैक्शन के यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, तो ऐसे लोग करेंगे तो हम उनका यूपीआई डिसेबल कर देंगे। क्योंकि अगर कोई कस्टमर यूपीआई कर सकता है तो वो डीएमटी की उसे जरूरत नहीं है। ये डीएमटी हमारे उन कस्टमर उस सेगमेंट के लिए है जो लोग अर्बन एरिया में काम करते हैं या कहीं माइग्रेंट लेबर की तरह काम करते हैं, उनको अपने घर वालों को पैसा भेजना पड़ता है, तो कैश लेके आते हैं, कुछ फी पे करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर यूपीआई कर लेते होंगे तो उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी। तो डीएमटी के लिए यूपीआई कोई लेता है तो वो कहीं ना कहीं हमें उस पर सस्पिशन होता है और इसलिए हम लोग उसको ब्लॉक करने के प्रोसेस में जो ऐसा करेगा। आईवीआर नंबर अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है, आप नोट कर लें। और कोई भी तकलीफ होती है डीजीपी लाइट में, इस आईवीआर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें भी शेयर कर दिया। आप सभी लोग ये आईवीआर नंबर नोट कर लें। आईवीआर नंबर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 806964970। ये सभी लोग नोट कर लें डीजीपे लाइट पे इस आईवीआर के थ्रू। डीजीपे का आपको टोल फ्री नंबर आपको पता है, आप सीएससी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, और हमने एक अभी नया शुरू किया है डीजीपे का टेक्निकल हेल्प डेस्क। वो उसका हमने अपने ट्विटर के थ्रू, सीएससी एसपीवी के थ्रू आपके साथ गया होगा। आप उन नंबर्स पे कॉल करेंगे, डीजीपे में कोई टेक्निकल इशू है तो एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट हेल्प डेस्क है डीजीपे के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए। उस पर आप कॉल करके अपनी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उस वहां से आप रिजॉल्व करा सकते हैं। बाकी समस्याओं के लिए आप हमें टिकट रेज कर सकते हैं और उस टिकट पे हम लोग, जैसा कि आपको बताता, 3 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे हेल्प डेस्क नंबर्स हैं उस पे आप कॉल करें, टिकट रेज करें अपनी परेशानियों के लिए, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अभी किसी भी तरह की परेशानी के लिए हम लोग अवेलेबल हैं मंडे टू सैटरडे। आप हमारे इस पे कॉल कर सकते हैं, बट डीजीपे पे अभी स्टेबल हो चुका है। जो भी परेशानियां थी, हमें मालूम इनकन्वीनियंस हुई, तकलीफ हुई, हमने भी कोशिश करी कि आपकी तकलीफ को जितनी जल्दी जो आपकी परेशानी उसको रिजॉल्व कर सके, कोशिश करिए। बट फिर भी किसी को रह गई, उसके लिए जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए हमें वी रिग्रेट फॉर दैट, हमें उसके लिए खेद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बेहतर बनाए जो हमारी सर्विस है, और आपके फीडबैक को हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी वीएलई को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहने दे।